बच्चों बात करते हैं स्मॉल कंपनी की कि स्मॉल कंपनी एक्चुअल में होती क्या है, स्मॉल कंपनी किसे बोलते हैं, किस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि ये स्मॉल है या ये स्मॉल कंपनी है। सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट डू मीन बाय द स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम कंपनी की बात करें तो दो तरीके की कंपनी होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी और दूसरी होती है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन दो ही तरीके की कंपनी आपको नजर आएगी, वन इज अ पब्लिक कंपनी एंड सेकंड वन इज अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में अगर बेसिक डिफरेंस हम करें तो पब्लिक के कंपनी के केस में कंपनी पब्लिक से फंड रेज करती है, आम जनता से पैसे इकट्ठे कर सकती है। कैसे? आइदर बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज इशू करके फंड रेज करती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी आम जनता से पैसे इकट्ठे नहीं कर सकती, उसके लिए बैन है। अब यहाँ पे प्राइवेट में भी अलग अलग तरीके का क्राइटेरिया है, अलग अलग तरीके का क्राइटेरिया कैसे? जैसे कि 1% कंपनी है, 1% कंपनी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब एक बात तो साफ होगी, वो आम जनता से पैसे इकट्ठे, तो फिर वो ओपीसी क्यों है? एक्चुअली अगर हम बात करें बिफोर 2013 देयर इज नो कॉन्सेप्ट इन इंडिया एज ओपीसी। हिंदुस्तान के अंदर ओपीसी नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ओपीसी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जब इंडिया के अंदर न्यू एक्ट आया तो 2013, तब ये इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले सिंगापुर में, मलेशिया में, बहुत सारी तमाम कंट्रीज के अंदर स्मॉल ये ओपीसी का कॉन्सेप्ट चलता था, लेकिन इंडिया के अंदर नहीं था। ओपीसी को अगर देखें तो ओपीसी जो है वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। किसको बोला मैंने? सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन था और एक ही रहेगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप का एक डिसएडवांटेज होता है, और वो डिसएडवांटेज क्या होता है बच्चों? सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि उसमें एक ही व्यक्ति पे पूरा बिजनेस चलता है। वो है तो बिजनेस है, वो नहीं है तो बिजनेस, ये तो है सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि अगर लॉसेस हो जाते हैं तो पर्सनली आपको अपनी पॉकेट से भरना पड़ता है, और प्रॉफिट्स होते तो आपकी जेब में जाता है। तो लॉसेस बिजनेस में होना बहुत नॉर्मल सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, लॉसेस होते हैं। तो उस बिजनेसमैन को ये बोला जाता है भाई तू ना बस बिजनेस पे फोकस कर, लॉसेस की टेंशन मत ले। कि क्यों? कि अगर तुझे लॉसेस हुए तो पर्सनल पॉकेट से नहीं देना, जो तेरा बिजनेस है ना इसी से रिकवरी होगी। कि ऐसा हो सकता है, कि ऐसा हो सकता है, कि इसके लिए क्या करना है कि इसके लिए तुम्हें जो अनऑर्गेनाइज बिजनेस कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, इसे ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट करना है। कि हाउ इट्स कम पॉसिबल? कि जस्ट टू इनकॉर्पोरेट अ 1% कंपनी, कि मैं तो किसी और को साथी रखना ही नहीं चाहता, कि जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ओपीसी में एक ही मेंबर था, एक ही मेंबर है और हमेशा एक ही रहेगा। तो ये तो हुई ओपीसी की बात। ओपीसी बिल्कुल इस तरीके से मान सकते हो जैसे कि घर में छोटा बच्चा पैदा होता है और वो बड़ी छोटी सी स्टेज पे होता है, नेस्केंट स्टेज पे होता है, नवजात शिशु होता है। ऐसी सरकार की नवजात कंपनी है, बहुत छोटी सी कंपनी है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ओपीसी। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होता है मतलब जैसे कि जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो आप उससे कुछ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जैसे कि क्या एक्सपेक्टेशन? गिलास ला के दे दीजिए, पानी दे दीजिए, 2-3 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ओपीसी से थोड़ी सी बड़ी कंपनी है स्मॉल कंपनी, लेकिन वो भी बहुत बड़ी नहीं है। आप उससे ये नहीं बोल सकते कि जाओ, 3 साल के बच्चे को ये बोल सकते कि जा बाहर पैसे कमा के लेके आ। क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो वो भी अभी छोटी ही है। और जब छोटे हैं तो भाई और बहनों, क्या छोटी कंपनी को प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? क्या छोटे बच्चे को प्रिविलेजेस मिलती है? खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ये सुन नो। इसी तरीके से छोटी कंपनी है, तो क्या इनको एक घर में 18 साल का लड़का और एक घर में 3 साल का लड़का, दोनों को इक्वल ट्रीट कर लोगे? नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से एक होती है नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, उसी के साथ एक होती है ओपीसी और होती है स्मॉल, बट वो भी प्राइवेट होती है, लेकिन उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि अभी वो छोटे स्तर पे काम कर रही है। एक बात तो साफ हो जाती है, ओपीसी क्या पब्लिक से फंड रेज कर सकती है? बोलो, क्या ओपीसी फंड रेज कर सकते हैं? आंसर इज नो। पर क्यों? क्योंकि दैट इज अ प्राइवेट कंपनी। क्या स्मॉल कंपनी पब्लिक से फंड रेज कर सकती है? आंसर इज नो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी। तो उनको एक स्टेटस के हिसाब से स्मॉल बोला जाता है, जैसे एज के हिसाब से छोटा बच्चा बोला जाता है, ऐसी स्टेटस के हिसाब से स्मॉल बोला जाता है। अब वो स्टेटस किस बेसिस पर डिसाइड होगा कि स्मॉल है या ये नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है? आपके हिसाब से बिजनेस के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, बिजनेस के टर्नओवर के बेसिस पे, बिजनेस की कैपिटल के बेसिस पे? यस और नो? आई एम राइट और रॉन्ग?
बताइए, स्मॉल बच्चे को छोटा बोलते हैं कि ये छोटा बच्चा है बड़ा बच्चा, किसके आधार पे बोलते हैं छोटा बच्चा? उसकी उम्र के आधार पे। इसी तरीके से यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बेसिस पर डिसाइड होगा कि ये कंपनी स्मॉल है या स्मॉल। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये बताइए, स्मॉल होने का फायदा क्या होगा? क्योंकि जैसे ही एक कंपनी बनती है तो कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट लागू होता है। क्या बताया मैंने? कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट लागू होता है और कंपनी एक्ट के तमाम नियम का पालन करना पड़ता है। एंड देयर आर टोटल 470 सेक्शंस इन द एंटायर कंपनी एक्ट एंड ऑल सेक्शंस आर एप्लीकेबल टू अ कंपनी। तो इसका मतलब स्मॉल कंपनी तो दब जाएगी, बोझ में मर जाएगी। यस और नो? कि तो क्या इनको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? बोला ना, क्या इनको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? अगर एक स्मॉल बिजनेसमैन को कंप्लायंसेस 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 मतलब लॉ का पालन करना है तो वो बिजनेस पे ध्यान, और इतनी सारी रिक्वायरमेंट का पालन करने के लिए उसे कंपनी लॉ का एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। और आप जैसे बच्चे जो आज यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं वो इन फ्यूचर जब सीएस बन जाएंगे लाखों में बात करेंगे, फ्री में किसी यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। तो उसे तो डबल कॉस्ट पड़ जाएगी। एक तो बिजनेस तो चला ही रहा है, प्लस कंप्लायंसेस, और कंप्लायंस भी खुद नहीं कर सकता, उसके लिए भी उसे किसकी जरूरत होगी? प्रोफेशनल। तो कंप्लायंसेस की कॉस्ट अलग हो गई, जो गवर्नमेंट को फॉर्म जाएंगे उसकी कॉस्ट अलग है, वो तो गवर्नमेंट फीस हो गई, प्लस वो फॉर्म फाइल करना भी तो नहीं आता, उसके लिए किसे बुलाना पड़ेगा? बोलो किसे बुलाएं? प्रोफेशनल को, प्रोफेशनल लाइक सीएस। तो अब उसके लिए डबल कॉस्ट हो गई। तो उसने कहा भैया जी मैं तो ऐसे ही काम कर लूंगा यार, मुझे नहीं कंपनी वंपनी बनानी, मैं तो ऐसे ही सही हूं। सरकार ने कहा जरा रुक, थोड़ी देर लगेगी, जरा रुक, थोड़ी देर लगेगी, तू टेंशन ना ले, जा सिमरन जा, तू जी ले अपनी जिंदगी। गवर्नमेंट ने कहा कि हम तुम्हें रिलैक्सेशन देते हैं। अब सरकार का रिलैक्सेशन देने का अलग तरीका है। वो एक नोटिफिकेशन लेके आते हैं और उसके अंदर सारी चीजें लिख देते हैं कि इस डेट से इन सेक्शंस का पालन फला फला कंपनी को नहीं करना। फला फला मतलब जैसे ओपीसी है, स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, इन कंपनीज के ऊपर ये वाले सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्लियर या ऑल क्लियर? समझ में आई बात? कुछ कुछ सब कुछ, कुछ कुछ सब कुछ। तो अब पहले जब भी कभी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो पढ़ाने से पहले उसका बेस क्लियर करना जरूरी है, उसका बैकग्राउंड क्लियर करना जरूरी है, उसके प्रोविजंस को क्लियर करना जरूरी है। अब हमने कहा ये बताइए कि ये तो हमें समझ में आ गया कि स्मॉल कंपनी को स्पेशल तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है, बहुत सारी रिलैक्सेशंस, प्रिविलेजेस दी जाती है। लेकिन दूसरा मुद्दा हमारे सामने ये आ जाता है कि जब हम स्मॉल कंपनी की बात करते हैं तो किसको स्मॉल बोलोगे आप, या कौन से सेक्शन के अंदर ये डिफाइन है? तो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85। कहां डिफाइन है ये? सेक्शन 2 क्लॉज 85। फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? सेक्शन 2 क्लॉज 85। लिखो अपने रजिस्टर पे सेक्शन 2 क्लॉज 85। फिर याद करवाती हूं आपको, कितना आसान तरीका है। जब हम लिखते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 85, अच्छा 85 को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैम बस यही मत पूछना, यही बहुत खतरनाक चीज पूछ लिया आपने। हमारी मम्मी हमें शॉप पे भेजती है, बोलती है 35 का सामान आएगा एंड 35 रुपीज आपको वापस लाने हैं, 70 रुपीज दे रही हूँ। तो दुकान वाला 35 रुपए दे देता है, हम उससे लड़ जाते हैं, हम कहते हैं 35 नहीं चाहिए मेरे को, 35 ही चाहिए। हाँ जी बताइए, 85 का मीनिंग 85, पता है सबको? 85, 85 मतलब प्यासी, प्यासी है ये कंपनी, क्योंकि इसकी एक लिमिट तय कर दी है। और जानना चाहोगे वो लिमिट क्या है? अच्छा, लिमिट के 2 क्राइटेरिया है, वन इज द कैपिटल और टर्नओवर। कैपिटल एंड टर्नओवर एक लिमिट के अंदर अगर है तो उस कंपनी को स्मॉल बोलेंगे, अगर कैपिटल या टर्नओवर में से लिमिट क्रॉस करेगी तो उसको स्मॉल नहीं बोला जाएगा। तो देखते हैं जरा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ, समझते हैं इसके बारे में, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं। और फिर उसके बाद हम एक गेम भी खेलेंगे, चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, तोता उड़, तोता उड़, मैना उड़, मैना उड़। समझते हैं जरा, इसका रीजनिंग बताती हूं आपको, समझो। स्मॉल कंपनी को आने के पीछे वजह थी स्टार्टअप। स्टार्टअप आपके यहाँ पे अभी आपके लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बता देती हूँ। स्टार्टअप जो न्यू एंटरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए नए बिजनेसमैन हैं,
जो नए नए अपनी शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको स्टार्टअप्स बोलते हैं। और हमारी सरकार स्टार्टअप को स्पेशल प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस देती है। क्या देती है? स्पेशल प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशन इनकम टैक्स के। वो कहती है सिमरन कि हाँ, सिमरन मतलब किसे बोल रही है? स्टार्टअप्स की। स्टार्टअप की हाँ, कि जा तू जी ले अपनी, कुछ सालों तक आपको इनकम टैक्स के तहत टैक्स ही नहीं देना, प्लस जो गवर्नमेंट आपके टेंडर्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप रेल में सफर करते हो, रेलवे में, ट्रेन में, तो ट्रेन में आपने देखा होगा ब्लैंकेट्स मिलते हैं, फूड मिलता है, तो गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, तो उसमें स्टार्टअप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सरकार ने कहा ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन टेंडर ऑफर आएंगे और उसमें कंपनीज जो है वो अप्लाई कर सकती है जो स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप के लिए पहले आप कंपनी होंगे, स्मॉल कंपनी है, और वो फिर स्टार्टअप में अपना क्या करा लेती है? रजिस्ट्रेशन। तो इसके फायदे उसे अलग अलग तरीके के मिलते हैं, जैसे टेंडर मिल सकते हैं। नई कंपनी को जब भी कभी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है काम की, उसके पास काम नहीं होता, और इसी वजह से 90% बिजनेस 5 साल के अंदर वाइंड अप हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी को सेटअप होते ही कुछ काम मिल जाएगा, टेंडर्स मिल जाएंगे, तो वो अपने आप को स्टेबल कर लेगी। तो गवर्नमेंट इसीलिए स्टार्टअप्स को मोटिवेट करती है, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना चाहती है, तो उनको बड़े सारे टेंडर का रिक्वायरमेंट यही होती है, कंपनी स्टार्टअप होनी चाहिए। इससे सबसे बड़ा फायदा ये भी मिलता है कि पुराना किसी ने टेंडर ले रखा, बस वही लिए जा रहा है, वही लिए जा रहा है, अरे भैया उसका तो काम चल गया, अब किसी और को भी आने दो, यस और नो। तो इसके लिए स्टार्टअप को जो है रिलैक्सेशन मिलती है और बड़े सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हमने क्या कहा कि जो स्मॉल कंपनी है ना, स्मॉल कंपनी के लिए इन्होंने एक लिमिट डिसाइड करी, और वो लिमिट क्या थी जरा? इन्होंने कहा कि आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने करोड़ बताया मैंने? 4 करोड़। और आपका जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने से ज्यादा? 40 करोड़। लेकिन आपको मैं बता देती हूं, पहले जो पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट थी दैट इज द 2 करोड़, लेकिन इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 4 करोड़। पहले जो टर्नओवर की लिमिट थी वो थी 20 करोड़, अब बढ़ा के कितनी कर दी? 40 करोड़। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखते हैं। अब मैं यहां पे आपको कुछ चीजें समझाती हूं। 2 क्राइटेरिया है, मतलब स्मॉल कंपनी के लिए 2 कंडीशन है, ए और बी। पहले समझना फिर नोट करवाऊंगी। एक है कंडीशन ए और एक है कंडीशन बी, और बीच में शब्द क्या यूज किया? एंड। मतलब मैं इसका ए नाम दे सकती हूं इस कंडीशन का, और इस कंडीशन का नाम क्या दे सकते हैं? बी। तो हम कह सकते हैं स्मॉल कंपनी अगर होगी तो उसके लिए दोनों क्राइटेरिया पूरा करना है। कौन कौन सा? A/B या A+B? सोच के बताइए, A/B या A+B? बोलो जल्दी, A/B या A+B? है मैम? हाँ, बताओ जल्दी क्या होगा? A/B या A+B? मैम जी देखो, हम हैं छोटे बच्चे, और छोटे बच्चे जानकर हमको ना समझाना रे। टिपी टिपी टिप टॉप। मैंने कहा स्मॉल कंपनी इज इक्वल्स टू A+B। बिकॉज A+B क्यों बोला? क्योंकि बीच में शब्द एंड यूज किया है। लॉ का ये नियम है, अगर एंड वर्ड है तो दोनों कंडीशन का पालन करना है, और शब्द है तो दोनों में से एक कंडीशन का। तो A इज इक्वल्स टू क्या कह रहा है कि आपकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो कितनी होनी चाहिए? 4 करोड़। डज नॉट एक्सीड 4 करोड़। डज नॉट एक्सीड 4 करोड़। एंड जो प्रेस्क्राइब्ड है 10 करोड़। आगे सुनो बी कंडीशन। बी कंडीशन कह रही है टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़, और जो प्रेस्क्राइब्ड है दैट इज 100 करोड़। जो प्रेस्क्राइब्ड है बच्चों दैट इज 100 करोड़। अब यहां पे हमें समझना है, यहां हम देख रहे हैं 2 तरीके की लिमिट नजर आ रही है।
एक लिमिट नजर आ रही है 4 करोड़, 40 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। इसका मतलब क्या है? एनालिसिस, एनालिसिस। अब समझो जरा, मैक्सिमम अपर कैप लगा रखी है 10 करोड़ किसके लिए? पेड अप शेयर कैपिटल के लिए, और 100 करोड़ किसके लिए बच्चों? टर्नओवर के लिए। अब मेरी बात सुनना जरा, 10 करोड़ तक हम लिमिट कर सकते हैं, मैक्सिमम अपर कैप जो है वो कितनी है? 10 करोड़। लेकिन एट प्रेजेंट लिमिट क्या चल रही है? 4 करोड़। पहले ये लिमिट क्या थी? 2 करोड़। इसको बढ़ा के कितनी कर दी? 4 करोड़। इसको आगे भी बढ़ा सकती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आगे बढ़ा सकती है कितनी? 6 करोड़। या कितनी कर सकती है? 8 करोड़। या मैक्सिमम कितनी कर सकती है? लेकिन 11 करोड़ नहीं कर सकती है। एट प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है वो लिमिट कितनी है? 4 करोड़। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 10 करोड़, जो प्रिस्क्राइब्ड है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, दैट्स इट। इसी तरीके से टर्नओवर कितना है हमारा? 40 करोड़। और अप टू कितने तक हो सकता है? 100 करोड़। मतलब ये बढ़ भी सकता है, जब बढ़ता है तो उसे बोलते हैं अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? क्या आ गई है? अमेंडमेंट आ गया, चेंज आ गया। तो इसमें बहुत दिनों से चेंज आ रहा है, अभी से नहीं, पहले 50 लाख से बढ़ा के इन्होंने 4 करोड़ तक पहुंचा दिया। 50 लाख से स्टार्टिंग करी थी, 50 लाख, फिर बाद में 2 करोड़, फिर अब कितनी हो गई? 4 करोड़। आगे हो सकता है वो कोई और बच्चे पढ़े तो कितनी हो जाए? 6 करोड़, इट में भी 8 करोड़, बट मैक्सिमम इज 10 करोड़। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मैं आपको यहां पे एक टेक्निक सिखा रही हूं। ए प्लस बी है, ए स्लैश बी है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन, पेड अप शेयर कैपिटल किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? बताइए मेरे साथ, 4 करोड़ से। और टर्नओवर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 40 करोड़ से, है ना? तो अगर दोनों में से कोई भी लिमिट चेंज हो गई तो वो स्मॉल कंपनी नहीं है, वो स्मॉल कंपनी। तो हम बोल सकते हैं स्मॉल कंपनी इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या बोल सकते हैं? स्मॉल कंपनी इज इक्वल टू ए प्लस बी या ए स्लैश बी। एक और अमेंडमेंट बता देती हूं, 2014 में ये स्लैश बी था, अब क्या कर दिया? ए प्लस बी। मतलब पहले कोई एक कंडीशन का क्राइटेरिया पूरा करना था, लेकिन चेंज होकर अमेंडमेंट हो गया, क्या हो गया? दोनों कंडीशन का क्राइटेरिया पूरा करना है। चिड़िया उड़ खेलेंगे, नींद की झपकियां मत मारो, चिड़िया उड़ खेलना है। अभी नींद आ रही है बेटा? अरे अरे नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब इधर आइए, अब देखो, अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे। 4-4 रुपए से हमने कितने रुपए जोड़े? 40 रुपए। और 10-10 रुपए से हमने कितने रुपए जोड़े? 100 रुपए। हो गई लिमिट याद? जब हम छोटे बच्चे थे तो हमने 4-4 रुपए से कितने रुपए जोड़े? 40 रुपए। थोड़े बड़े हो गए तो 10-10 रुपए से कितने जोड़े? 100। 4 करोड़ इज, यस कम ऑन रिप्लाई, 4 करोड़ इज paid up share capital and 40 crore is turnover, and this is a prescribed limit. This is a paid up share capital and this is a, लेकिन ये क्या है? मैक्सिमम अपर कैप है। लिमिट याद होगी क्या सब बच्चों को? चलो तो अच्छा, तो अब हम खेलते हैं क्या? अब हम खेलेंगे बच्चों। मैम ये पढ़ने में खेलता कौन है मैम? खेलेंगे हम यहाँ चिड़िया उड़ और चिड़िया उड़ और तोता उड़ और तोता उड़। और अगर तुमने भैंस उड़ाई तो क्या होगा? तो पड़ोसी जो है आपको एक काल पे शिकायत करेगा। चलो जी, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और सब अलर्ट हो जाइए प्लीज। अलर्ट, रेडी? आर यू रेडी? ओके। X Limited, the paid up share capital is rupees 3 crore and the turnover is rupees 20 crore. Come on, reply. X Limited is equals to a small company. हाँ जी, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताइए, बताइए बेटा। हाँ जी, जल्दी बोला। हाँ 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 हाँ, यस वाले हाथ उठाओ। सबने गलत बोला। आप नो बेटा, क्यों?
4 करोड़ तक होनी चाहिए। उससे नीचे है तो स्मॉल है, उससे ज्यादा है तो स्मॉल नहीं है। और फिर भी नो क्यों? फिर भी नो। भैया जी खेल खेल में आपके साथ धोखा हो गया। ये तो पब्लिक कंपनी है, क्योंकि वर्ड क्या यूज किया? एक्स लिमिटेड। अगर खाली लिमिटेड शब्द होता है तो पब्लिक कंपनी होती है, और पीवीटी वर्ड यूज होता है तो प्राइवेट कंपनी। तो स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी है? बोलो, आवाज ये जोर से बोलो। इसीलिए बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा घुमा के आता है, तो इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा। अब देखो, इसका मतलब ये स्मॉल कंपनी नहीं है। आज ही लाइव वाले बच्चे क्या हाल चाल है? मैम वही अड्डे वही खाल है। ओके चलिए जी, लाइव स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। तो ये स्मॉल कंपनी नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है 10 करोड़ रुपए के लिए। सुनिए, अलर्ट होके सुनो। अरे भैया ये तो पेन नहीं चलना बंद कर दिया 10 करोड़ के नाम से। एक्स प्राइवेट लिमिटेड पेड अप शेयर कैपिटल इज ₹3.5 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल इज ₹3.5 करोड़। हाँ जी, जिसका जो डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। एंड उसका टर्न ओवर है 41 करोड़। हाँ जी, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, द पेड अप शेयर कैपिटल इज 3.5 करोड़ एंड द टर्नओवर इज 41 करोड़। जल्दी बताइए, क्या एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी? जिससे पूछे वही बताएगा। सोचना समझना है ढंग से और तभी जवाब देना है। बेटा बताओ आप, यस, क्या स्मॉल कंपनी है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? नहीं है। क्या नहीं है ये कंपनी? नहीं है। यस और नो? लाइव वाले बच्चे चुप ना रहे, बोले जल्दी से। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम पक्का CSEE पास हो। यस, स्मॉल कंपनी है या नहीं है? हाँ वाले हाथ उठाइए, यस वाले, और ना वाले हाथ उठाइए। नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये वाली लिमिट क्रॉस हो गई। दोनों लिमिट चेक करनी है, दोनों लिमिट चेक करनी है, एक लिमिट चेक नहीं करनी है। तो ऐसी कंपनी को क्या बोला जाता है? स्मॉल कंपनी। क्या बोला जाता है? स्मॉल कंपनी। ये किसका कोई डाउट हो तो टाइप करके भेजे, मैं रिजॉल्व करती हूँ। तो ऐसी कंपनी को क्या बोला जाता है बच्चों? स्मॉल कंपनी। अगर किसी बच्चे की बुक में पुरानी लिमिट है तो वो लिमिट चेंज कर ले, वो लिमिट अपनी चेंज कर ले बच्चों। अगर कोई पुरानी लिमिट है तो लिमिट बढ़ के कितनी हो चुकी है इस टाइम पे? लिमिट क्या चल रही है? 4 करोड़। दैट इज 4 करोड़ एंड नीचे 40 करोड़। 4 करोड़ एंड क्या हो गई है? 40 करोड़। क्लियर या ऑल क्लियर? समझ में आई बच्चों? आगे देखिए, अगला पॉइंट ये है, कुछ कंपनीज के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। जैसे सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। सेक्शन 8 कंपनी होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं NPO या फिर बोलते हैं NGO। क्या बोला मैंने जरा बताना? NPO या फिर बोलते हैं NGO। उनके नाम के अंत में ना तो लिमिटेड शब्द यूज होता, ना ही प्राइवेट लिमिटेड शब्द यूज होता। वो तो लास्ट में लिखते हैं NPO या फिर NGO। ये ऐसी कंपनी होती है भाई और बहनों, नेकी कर और दरिया में डाल, मतलब ये होती है समाज सेवा के लिए। तो उसको ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत सारी रिलैक्सेशन देती है, तो अगर वो इस क्राइटेरिया में आती भी है तो उसके ऊपर स्मॉल कंपनी के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। फिर से सुनिए, मैं बताना चाहती हूं, पता है बच्चों, जिस प्रोफेशन में आप हो इस प्रोफेशन में माइंडेड बच्चे ही पढ़ते हैं। माइंडेड कैसे होते हैं? पढ़ने से माइंडेड बनते हैं। और मुझे आपको पढ़ना सिखाना है,
मैं आपको रटवा नहीं सकती, मुझे आपको डेवलप करना है, और डेवलप होता है ब्रांचिंग कैपेबिलिटी। आपका जो दिमाग है ना, हर चीज आपको किसी ने सिखाई नहीं है, कुछ चीजों का लॉजिक आपका माइंड खुद ही ले लेता है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गन। आप इसको जिस दिशा में ले जाओगे ये अपने आप डेवलप होता चला जाता है। एक बदमाश, एक गुंडा जो होता है वो एक छोटी सी चोरी से बनता है। पहले छोटी चोरी करता है, फिर दिमाग लगाकर बड़ी चोरी करता है, फिर बड़ा चोर बनता है, फिर डकैती करता है, फिर मर्डर करता है, फिर किडनैप करता है, फिर वो मरता है। इसका मतलब हम अपने दिमाग को जिस दिशा में डेवलप करेंगे उसी दिशा में हो जाएगा। मैंने भी आपकी तरह ही, पहले आप स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट थी, मैंने पढ़ाई करी और मैं यहां पहुंच गई। इसी तरीके से हमारा दिमाग में जो हमारा ब्रेन इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गन, इसको हम जहां ले जाना चाहते हैं वहां ले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड बच्चों को मेंटरशिप गाइडेंस सही होनी चाहिए। क्लास 12 तक पढ़ी गई चीजें आपकी जिंदगी में मात्र 10% इस्तेमाल होती है, 90% आपके आम जीवन में उसका कोई रोल नहीं होता है। बता दीजिए, a + b, a = b = c a = c कहां करते हो आप? बस में चलते हुए, आते हुए। लेकिन जो पढ़ाई मैं आपको पढ़ा रही हूं, जो कानून की पढ़ाई, अभी तो कुछ भी नहीं, आप आगे आओगे, भारतीय दंड संहिता जो कि चेंज हो चुकी है, और उसी के साथ साथ बड़े अलग अलग तरीके के नियम कानून, इनकी पढ़ाई करनी है। और कानून की पढ़ाई कभी भी 18 वर्ष की आयु से कम के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वो इस योग्य नहीं होता कि उस चीज को समझ सके। लॉ इज नॉट अ प्लेन इंग्लिश, लॉ इज नॉट अ प्लेन इंग्लिश। लॉ के अंदर हर शब्द का रीजनिंग है, और जब मैं आपको रीजनिंग समझा दूंगी तो आपको रेटिफाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग हैविंग अ सम सॉलिड रीजन। मुझे आपको डेवलप करना है, आपकी ब्रांचिंग कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। आप ये बताइए, क्या स्मॉल कंपनी आम जनता से फंड रेज कर सकती है? रिप्लाई करना जल्दी जल्दी। क्या स्मॉल कंपनी आम जनता से पैसे इकट्ठे कर सकती है? नहीं। क्या स्मॉल कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी है? आंसर इज यस। इसी वजह से वो आम जनता से पैसे इकट्ठे नहीं कर सकती। क्या हमारी स्मॉल कंपनी को स्पेशल एग्जेम्पशंस दी जाती है? क्यों? क्योंकि उसका स्टेटस अभी स्मॉल है, वो डेवलप होगी। अगर मैं नॉर्मल प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी को भी बड़ी सारी रिलैक्सेशन और एग्जेम्पशंस दी जाती है, क्योंकि उसमें आम जनता का पैसा इन्वॉल्व भाई और बहनों नहीं है। जिस कंपनी के अंदर आम जनता का पैसा इन्फ्यूज्ड होगा, जिस कंपनी के अंदर आपने पब्लिक से फंड रेज किया होगा, इट मींस वहां पे पब्लिक की प्रोटेक्शन करना बेहद जरूरी है। दैट्स वाई जो हमारे सेक्शंस होते हैं, जितने ज्यादा सेक्शंस है वो ऐसी कंपनी पर लागू किए जाते हैं, और पब्लिक कंपनी को किसी प्रकार की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाती है, बिकॉज पब्लिक कंपनी इजिली रेज फंड फ्रॉम पब्लिक, either in the form of shares, in the form of debentures, in the form of bonds and other types of securities. I record the point. If we are concerning about the private company, because infusing only a selected peoples are there, that is the maximum 200. So that's why government giving lot more exemptions through issuing a notification in the official gazette. Same as usual, even small में, छोटी सी में से भी और छोटी कौन सी कंपनी होती है? स्मॉल कंपनी। जो रिलैक्सेशन प्राइवेट कंपनी को मिलती है उससे भी ज्यादा रिलैक्सेशन हमारी स्मॉल कंपनी को दी जाती है। आर यू गॉट द पॉइंट? आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो एक ऑफिसर की पढ़ाई है, एक ऊंचा तबका है, एक ऊंची पोजीशन है, एक ऊंची कुर्सी है। यहाँ पे आपको कानून के दांव पेच समझने बेहद जरूरी है, और जब हम इस लेवल की पढ़ाई करते हैं तो हमें ब्रॉड माइंड से पढ़ना जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, मेंटरशिप का एक अहम भूमिका होती है। कभी भी किसी प्लेयर की जिंदगी में, किसी स्टूडेंट की लाइफ में मेंटरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको उस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दूंगी जिस रास्ते की दूरी आपको तय करनी है, बट मंजिल आपको मिल जाएगी। जब हमें रास्ता मिल जाता है कि इस रास्ते पे चल के हमारी जो है मंजिल जाएगी, उस सही रास्ते पर लेकर आना एक अच्छे मेंटोर का काम है, बट उसमें आगे बढ़ना आपका काम है। मैं पढ़ नहीं सकती घर पे जाके, बट आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं इतने स्ट्रॉन्ग कर दूंगी कि इन फ्यूचर जब आप एग्जीक्यूटिव या किसी भी लेवल पर जाओगे तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जहां सिलेबस का दायरा इतना ज्यादा बड़ा हो कि बच्चे को इतने सारे कानून पढ़ने हो, तो वहां पे रटना पॉसिबल है ही नहीं।
गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? तो अब इन्होंने कहा क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी ऑलरेडी, मैंने कहा सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर स्मॉल कंपनी के प्रोविजंस लागू नहीं होते, पर क्यों नहीं होते? क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी ऑलरेडी, पहले तो सेक्शन 8 कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया अभी, इससे पहले भी मैंने शायद डिस्कस किया होगा। दूसरी चीज, सेक्शन 8 कंपनी को ऑलरेडी सरकार की तरफ से रिलैक्सेशन मिलती है, ड्यूअल रिलैक्सेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। समझ आया नहीं है? पक्का 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 या कच्चा कच्चा? पक्का पक्का समझ में आया। दूसरी चीज, एक होल्डिंग सब्सिडरी होती है। क्या होता है? होल्डिंग सब्सिडरी। मैं जरा समझाने की कोशिश करती हूं आपको डायग्राम से। होल्डिंग सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट होता है, और बड़े, जिस बच्चे ने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ रखा उससे भी अच्छी बात है। एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों होल्डिंग और सब्सिडरी का। सुनना ध्यान से। होल्डिंग कंपनी वो होती है जो कंट्रोल करती है, मतलब जो कंट्रोल करने वाली कंपनी होती है उसे क्या बोलते हैं? होल्डिंग। समझो, लिखो मत कुछ भी। जो होल्ड करने वाली, कंट्रोल करने वाली होती है उसे क्या बोलते हैं? होल्डिंग। जिसमें कंट्रोल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सब्सिडरी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा दिस वन इज अ एक्स लिमिटेड, ओके, और आगे मैंने लिखा ये, सॉरी, वाई प्राइवेट लिमिटेड। एक क्या है? एक्स लिमिटेड, और दूसरी क्या है? वाई प्राइवेट लिमिटेड। क्या क्या बताया जरा बताना? एक्स लिमिटेड एंड सेकंड वन इज अ वाई प्राइवेट लिमिटेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यार से सुनना। अब मुद्दा यहाँ पे ये उठता है, क्या एक्स, मैंने जो आपको तैयार किया है, जिसके लिए तैयार किया है, एक्स लिमिटेड के ऊपर बहुत सारे सेक्शंस लागू होते होंगे, यस और नो? क्यों? क्योंकि वो, अब आपको जवाब देना है, मैंने आपको रेडी किया है, क्योंकि वो क्या है? वेरियस सेक्शंस आर एप्लीकेबल, एंड वाई इज अ प्राइवेट कंपनी। अब मेरी एक बात सुनो, एक्स लिमिटेड के ऊपर बहुत सारे सेक्शंस लागू होते हैं, तो इसके अंदर किसका पैसा होता है? और इसके अंदर क्या नहीं है? पब्लिक का पैसा। इसके ऊपर सारे सेक्शंस लागू होते हैं, इसको रिलैक्सेशन मिलती है, क्यों? बोलो। क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रही है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक का पैसा यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी के पैसे से तो यहाँ पे शेयर खरीदे होंगे, उसी के पैसे से तो इसे कंट्रोल किया होगा, और मजा किसका ले रहे हैं? रिलैक्सेशन। मतलब ये तो वह नहीं बात हो गई कि दोनों हाथों में लड्डू लेके बैठे हैं, पब्लिक का पैसा भी इकट्ठा कर लिया और सेक्शंस की रिलैक्सेशन भी ले ली। पता है यहाँ पे क्या बोला जाता है? कि तुम डाल डालो तो हम क्या हैं? पाथ पाथ हैं। ऐसी कंपनी को बोला जाता है डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्या बोला जाता है? मान लिया जाएगा पब्लिक कंपनी। हेलो, समझ गए ना बात को? मान लिया जाएगा पब्लिक कंपनी। और भैया ये गई क्या? रिलैक्सेशंस। अगली बात सुनो, अब हमने यहाँ पे स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट सीखा। मान के चलिए एक्स लिमिटेड है, ठीक, और इसने अपने छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में 10 जगह बिजनेस बांट दिया, पेड अप शेयर कैपिटल को तोड़ दिया, जो कि किसके अंडर में रखी? 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और सबको कंट्रोल यही कर रही है। तो इसने तो फिर वही किया, क्योंकि ये स्मॉल कंपनी हो गई तो इसको क्या मिलेंगी? लेकिन एक्चुअल में कंट्रोल कौन कर रही है? पब्लिक कंपनी। उसने कहा हेलो कि हाँ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये बदतमीजी नहीं चलेगी, स्मॉल कंपनी का प्रोविजन सब्सिडरी के केस में लागू नहीं होगा। क्लियर है ऑल? पक्का पक्का कच्चा कच्चा? बच्चों इतने मस्त तरीके से पढ़ो कि पढ़ाई पढ़ने में मजा आए, ऐसा लगे ही ना कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, बस लॉजिक समझते जाओ। ये था हमारा स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया, स्मॉल कंपनी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, और जब मैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सिखाऊंगी तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सिखाने से पहले मुझे कुछ सेक्शंस को आपको बताना पड़ेगा। सुनना जरा धीरे धीरे। जब भी कभी एक कंपनी फॉर्म की जाती है, मतलब फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन की हम बात कर रहे हैं,
फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ध्यान देना बच्चों, अब हम सेक्शंस के प्रोविजंस के इर्द गिर्द घूमेंगे। चलो भैया जी, हेलो, हाँ जी, सेक्शन 3, हेलो, हाँ जी, सेक्शन 4, हेलो, हाँ जी, सेक्शन 5, हेलो, हाँ जी, सेक्शन 6। चलो तो हा हा हा, आगे देखो, मैं थोड़ा मजे ले लेके पढ़ाती हूँ। सेक्शन नंबर 149, समझते इसमें क्या क्या चीजें हैं। जब भी कभी एक कंपनी बनानी है तो उसके लिए एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, कंपनी के अंदर मिनिमम होने चाहिए डायरेक्टर्स, मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए। हमने कहा है कि हाँ कि सच्ची कि मुच्ची। कौन सी कंपनी है रे? 2 तारीख कंपनी बताओ जल्दी से। ओहो, प्राइवेट कंपनी कितने आदमी चाहिए? 2, और पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर चाहिए पब्लिक कंपनी को चलाने के लिए, और प्राइवेट को 2। आगे देखिए, सेक्शन 3 कहता है मिनिमम मेंबर्स। मिनिमम क्या? मेंबर्स। हमने कहा प्राइवेट कंपनी और कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी। अच्छा बताओ, प्राइवेट और साथ में कौन सा बोला? पब्लिक। कितने आदमी चाहिए रे? ओहो, पब्लिक कंपनी को चलाने के लिए भैया जी 7। हर जगह 3 नहीं लागू होते, 7। एक और भी तो कंपनी होती है, ओबीसी 1। हाँ, वो तो 1 पर्सन ही है। अच्छा, ओबीसी में मिनिमम डायरेक्टर 1 बाई, सब ये 1 से चलती है। ठीक है जी, आगे सुनो। सेक्शन नंबर 4 कहता है कि आपको बनाना है कंपनी का एमओए। कंपनी का क्या इनकॉर्पोरेट करना है? एमओए। सेक्शन 5 कहता है एओए। सेक्शन 6 आग लगाता है। सेक्शन 7 में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सुनो बिल्कुल धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है और मिनिमम डायरेक्टर्स। मिनिमम मेंबर और दूसरा मिनिमम डायरेक्टर्स। मिनिमम मेंबर का सेक्शन 3 और डायरेक्टर का सेक्शन है 149। भविष्य के लिए बता देती हूं, डायरेक्टर के प्रोविजन शुरू होते हैं 149 से, खत्म होते हैं 205 पे जाके। याद बिल्कुल नहीं करना, भगवान की दुआ से, माता पिता की दुआ से, हमारी दुआ से अगर आप एग्जी के सफर तक पहुंचे तो आप जरूर पढ़ोगे। लेकिन अभी के लिए सुनिए, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 है जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स। चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी होती है शार्प। क्या बोला मैंने? चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी होती है शार्प। तो सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर, फिर से बताइए, सेक्शन नंबर 4 जिसके अंदर एमओए है। फिर कहता है जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा। आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे एओए होगा। तो इसके पीछे कौन आया? तो सेक्शन नंबर हो गया 5। सेक्शन 6 में क्या है? आग है मैम। ये कहता है जी आग लगा दूंगा। हमने कहा जी क्या हो गया? सेक्शन 6 कंपनी एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, मतलब सेक्शन 6 के अंदर कंपनी एक्ट की तानाशाही है। सेक्शन 6 ने कहा एमओए की हाँ, कि एओए की जी हाँ, कि मेरी बात सुन ले ध्यान से। एमओए, एओए, एग्रीमेंट, रिजोल्यूशन, किसी भी कागज में अगर मेरे ऊपर जाके कोई प्रोविजन लिखा, दैट इज नल एंड वॉइड, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड हो जाएगा। कंपनी एक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स के पैसे का ध्यान रखना। पूरे कंपनी एक्ट को पढ़ोगे, हर सेक्शन का एक लॉजिक होगा। इन्वेस्टर्स के राइट को ध्यान रखना, जिन लोगों से पैसे इकट्ठे करें उनके पैसे का मिसयूज, मिसलीड ना हो। समझ आई मेरी बात? अब अगली बात सुनो। तो सेक्शन 6 क्या कहता है? ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ कंपनी एक्ट। ओवर किसके ऊपर? एमओए, एओए, एग्रीमेंट, रिजोल्यूशन। जब कंपनी सेक्रेटरी इन कागजों को बनाएगा तो किसकी प्रोविजन को ध्यान रखेगा? कंपनीज एक्ट के। कंपनीज एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता। क्लियर या ऑल क्लियर? तो सेक्शन 6 भी एज ए सीएस ध्यान रखना है। 7 फेरों से बंधाइए जन्मों का बंधन, ओहो धड़कन। मतलब सेक्शन 7 कंपनी का बर्थ कैसे होता है? कम ऑन रिप्लाई। कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन
आए कोई नेचुरल पर्सन, जाए कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सेक्शन 7 से इनकॉर्पोरेशन होता है, 7 फिर उसे बंधा ये जन्मों का बंधन। सेक्शन 7 के अंदर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना सीखेंगे, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनका पालन करके कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। क्लियर या ऑल क्लियर? पक्का पक्का, कच्चा कच्चा, देख लीजिए, समझ में आ गया। 149 मैंने आपको बताया। अब आंखें को बंद करिए, आंखें खुली हो या हो बंद, कंपनी लॉ का दीदार होता है। तो जल्दी से सारे बच्चे, सेक्शन 3 में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, प्राइवेट है तो 2 और पब्लिक है तो 7, 4 के अंदर एमओए, 5 के अंदर, 6 के अंदर ओवरराइडिंग इफेक्ट, 7 के अंदर इनकॉर्पोरेशन, 149 के अंदर मिनिमम डायरेक्टर्स। क्या है बच्चों? मिनिमम डायरेक्टर्स। अब देखिए जरा इधर, अभी जो हमें शुरुआत करना है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। एंड ये देखिए ये क्या कहता है कि मुझे कुछ कहना है, हमने कहा कह दो ना कि कम से कम 7 और मोर पर्सन्स चाहिए। कितने पर्सन्स चाहिए? 7 और मोर पर्सन्स चाहिए। कौन सी कंपनी के लिए? पब्लिक कंपनी के लिए। आप सेक्शन भी बताओगे, जल्दी बताओ कौन सा सेक्शन कहता है। कम ऑन रिप्लाई, कौन से सेक्शन में कहा 7 और मोर पर्सन चाहिए? सेक्शन नंबर 3, मिनिमम मेंबर ही तो बोल रही है। 2 मोर पर्सन चाहिए, क्या बनाने के लिए? प्राइवेट कंपनी। 1 पर्सन चाहिए कौन सी कंपनी के लिए? ओपीसी के लिए। ओके, आगे देखिए, आगे देखिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब ये इनकॉर्पोरेशन के प्रोविजन है जो कि हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करने हैं और बहुत सारी चीजें हमें इसके बारे में पढ़नी है।